गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज आप लोग देखेंगे रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो विद स्टेग्नेशन पॉइंट। इसे हम लोग होमान फ्लो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हीमैन्स फ्लो। प्रीवियस लेक्चर में हीमैन्स फ्लो पढ़ा था, आज पढ़ रहे हो होमान फ्लो। हीमैन्स फ्लो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो वो आप लोगों का था वो हमने पढ़ा था स्टेग्नेशन पॉइंट फ्लो इन टू डायमेंशनल। आज आप लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो विद स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, कौन से कोऑर्डिनेट हम कहाँ यूज कर रहे हैं याद रखिएगा। हीमैन्स फ्लो में आप लोगों ने याद रखिए स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेट यूज किए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज किए थे एक्स वाई जेड। ठीक है, 2D था तो जेड तो किया ही नहीं था, एक्स और वाई हम लोगों ने यूज किया था। आज हम लोग यूज करेंगे आर थीटा जेड, यानी कि सिलेंड्रिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने वाले हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कौन से कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, याद नहीं रहता है, तो स्टूडेंट्स बहुत तरह के कन्फ्यूज़न हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उससे बचने के लिए डिस्कस के जितने भी आप लोगों के पास डेरिवेशन है सभी की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, बहुत ही लेंथी आता है पेपर। ठीक है, इतने लंबे लंबे डेरिवेशन है, तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए तभी कर पाएंगे। रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो वाला टॉपिक है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था आप लोगों से 2012 में, 14 में और 17 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ठीक है, मत्स्य यूनिवर्सिटी RRBMU वहाँ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि RU के क्वेश्चन रिपीट होते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टेग्नेशन पॉइंट यहाँ पर एक नया आया है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि पोटेंशियल फ्लो में जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पोटेंशियल फ्लो में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए क्या कहलाता है? स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, इस केस में स्टूडेंट्स हम लोग आर थीटा जेड यानी कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। एक तो डेल बाय डेल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, वी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्यों ज़ीरो लिया है ये तो आप लोगों से यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इसमें तो कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए। जब से हमने विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स पेपर स्टार्ट किया है हम लोग केस फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो, मैंने वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है केस फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब भी केस सेकंड आएगा, केस चेंज होगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स हुए हैं सभी में केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ है मैंने ये केस। तो स्टूडेंट स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी फ्लो हम कहते हैं उस फ्लो को हैं जिसमें कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहे टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? यहाँ कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी रख दो, उसे टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू ज़ीरो आएगी। इसे ही तो हम स्टडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी रख दीजिए आप लोग, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। क्लियर? ये चीज़ हम यहाँ लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ से समझने की चीज़ एक और कौन सी आती है कि वी थीटा ज़ीरो है, इसका मतलब जो फ्लो हो रहा है केवल आर और जेड डायरेक्शन में हो रहा है। थीटा के लिए तो वेलोसिटी ज़ीरो लिखती है, इसका मतलब आर और जेड डायरेक्शन में आप लोगों के फ्लो को हम यहाँ लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है वहाँ वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। सिर्फ यहाँ पर ये लिखा है जो जेड एक्सिस है कहाँ ली गई है, फ्लो के डायरेक्शन में, और आर क्या हो गई? रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या करा था? वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, तो यहाँ भी लिखते हैं। देखिए, द वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द पोटेंशियल फ्लो इन द नेबरहुड ऑफ स्टेग्नेशन पॉइंट। स्टेग्नेशन पॉइंट आर बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, इसके ऊपर किस तरह से दिया जाएगा वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन? तो आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स, वी आर इज इक्वल टू हम लोगों ने माना है बी आर, बी कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, और वी जेड जो आप लोगों ने माना है -2b जेड माना है। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
प्रेशर और लिखना है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने माना है पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू रो बाय टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने निकाला था, वहाँ पर यू और वी माने थे हम लोगों ने, यहाँ पर वी आर और वी जेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी आर और वी जेड का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर आएगा, मैं ले रही हूँ कॉमन। वी आर के स्क्वायर में एक आर स्क्वायर बचा, यहाँ बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले चुके हैं, 4z स्क्वायर बच जाएगा। ज़्यादा आप लोगों ने करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स यूज़ कीजिए चीज़ें, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। ज़्यादा टाइम मत लगाना विस्कस के पेपर में कि इसको यहाँ स्क्वायर करके दिखाओ फिर कॉमन लोगे। कुछ चीज़ डायरेक्ट करना सीखिए, बहुत लेंथी आता है विस्कस का पेपर। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर इन दोनों को डाल दीजिए फर्स्ट। क्लियर? करस्पॉन्डिंग विस्कस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, द करस्पॉन्डिंग viscous solution may be taken as स्मॉल वी आर, ये कैपिटल है, यहाँ स्मॉल वी आर इज इक्वल टू लिया है आर एफ डैश जेड। एफ क्या है, कोई भी जेड का फंक्शन है, वहाँ आप लोगों ने ये क्या लिया है एफ डैश जेड, यानी कि एफ को डिफ्रेंशिएट कर दिया वन टाइम जेड के रेस्पेक्ट में। वी जेड इज इक्वल टू क्या लिया है यहाँ स्मॉल जेड, चलो इस तरह का ही जेड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसा भी ले सकते हो आप लोग, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, ये नहीं करती, इसलिए मैं ये लेके चल रही हूँ। आप लोग जो मन करे वो ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 f(z). ठीक है, प्रेशर के लिए भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू रो बी स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल एफ जेड। इक्वेशन नंबर इन्हें डाल दीजिए सेकंड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग विस्कस सॉल्यूशन हम लोग ये लेके चले। प्रीवियस लेक्चर में भी सेम ऐसे ही किया था, आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे देखकर अगर शायद इस लेक्चर को लोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और यहाँ आप लोगों ने मान के चला है वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से। अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें सिंपल सा जैसा कि अब तक करते हुए आए हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखिए, कुछ कंडीशंस दी है उनका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर किस फॉर्म में लिखनी है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, याद रखिएगा कार्टेशियन वाली नहीं लिखनी है आप लोगों को इक्वेशन की फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखनी है। तो वो क्या होती है, पहले भी हम लोग यूज़ करे हैं काफ़ी टॉपिक्स में, लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में। जितनी बार इन इक्वेशंस को लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फ़ायदा है एग्जाम में। नहीं तो इक्वेशंस को लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ कुछ भी नहीं है। जिसको याद नहीं है ना उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसको याद है उसके लिए कुछ नहीं है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ बार बार इक्वेशंस को याद करिए, डेरिवेशंस बार बार करिए, जिससे कि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप भी लिखिए, मैं भी लिखती हूँ। देखिए मैं लिख चुकी हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, 1/r डेल अपॉन डेल आर आर वी आर प्लस 1/r डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर्स में 3 होती हैं। अगर 3D की बात करें तो बिल्कुल हम यहाँ 3D की बात कर रहे हैं, आर थीटा जेड तीनों कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। फिर आर कंपोनेंट क्या होता है, रो डी वी आर अपॉन डी टी, जहाँ ये डी बाई डी टी क्या है, मैटेरियल डेरिवेटिव। ये किस तरह से दिया जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कई बार लिखा है स्टूडेंट्स हम लोगों ने, बताती हूँ अभी। माइनस वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू रो, ये क्या होती है डेंसिटी, एफ आर यहाँ लिया है एफ थीटा, और जेड कंपोनेंट में लेंगे आप लोग एफ जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग लेके चलेंगे जो, चलो मैं बाद में बताती हूँ, पढ़ते हैं पहले आगे, बाद में बताते हैं। माइनस डेल पी अपॉन डेल आर प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी आर, जहाँ डेल स्क्वायर क्या होता है बताते हैं अभी, ये दो चीज़ अभी बतानी है। माइनस वी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा। थीटा कंपोनेंट रो डी वी थीटा अपॉन डी टी प्लस वी आर वी थीटा अपॉन आर
इज इक्वल टू रो एफ थीटा माइनस 1/r डेल पी अपॉन डेल थीटा प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी थीटा प्लस 2/r स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा माइनस वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जेड कंपोनेंट क्या है, रो डी वी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू रो एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी जेड। ठीक है, तो देखो डी बाई डी टी क्या होता है, मटेरियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल टी प्लस वी आर डेल अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा प्लस वी जेड डेल अपॉन डेल जेड। और ये भी देख सकते हो डेल स्क्वायर। ठीक है, विजिबल है आप लोगों के सामने। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे अपने इक्वेशंस में। इक्वेशन सेकंड तक हम लोग कर चुके हैं, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ये फोर्थ और थीटा कंपोनेंट वाली फिफ्थ, और ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन। तो देखो तीनों इक्वेशंस में हम लोग इनका यूज़ करेंगे। और एक कंडीशन जो कि हम हर डेरिवेशन में लेके चल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या मतलब हो गया, एफ आर एफ थीटा एफ जेड तीनों की वैल्यू 0 है। तो कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशंस में। किस में, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में बात चल रही है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, इसका मतलब समझ आता है एफ आर एफ थीटा एफ जेड तीनों की वैल्यू 0 है। स्टडी का मतलब समझ आता है डेल बाय डेल टी 0 है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई। एक कंडीशन वी थीटा इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में बता दिया था, डेल बाय डेल थीटा इज इक्वल टू 0। और कोई कंडीशन तो नहीं रही, सिर्फ यही कंडीशन है। तो यही इन सभी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहले आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में वी थीटा 0 है, ये वैनिश हो जाती है टर्म, ये दोनों बचेंगी। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या इम्प्लाई कर रही है, 1/r डेल अपॉन डेल आर आर वी आर प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो वो क्या है, आर कंपोनेंट रो डी वी आर अपॉन डी टी, ये रही वैल्यू डी बाई डी टी की, देख लेते हैं। डेल बाय डेल टी 0 है। ठीक है, वी आर डेल, यहाँ क्या लगाना है, वी आर, यहाँ वी आर है। ठीक है ना, वी आर डेल वी आर अपॉन डेल आर। ठीक है, ये आ जाएगी टर्म। वी थीटा 0 है, ये टर्म हट जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये दोनों टर्म आ जाएंगी वी आर के साथ। तो क्या आ जाएगा, लिख देते हैं, देखिए वी आर डेल अपॉन डेल आर वी आर प्लस वी जेड डेल वी आर, सॉरी डेल वी आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, रो मल्टीप्लाई में माइनस वी थीटा स्क्वायर, वी थीटा 0 है, इज इक्वल टू एफ आर 0 है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स ये चीज़ें, माइनस डेल पी अपॉन डेल आर बिल्कुल ये एज इट इज आ जाएगा। बात यहाँ की कर लेते हैं, म्यू डेल स्क्वायर वी आर, डेल स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ये टर्म भी आएगी, ये भी आएगी, सिर्फ ये टर्म नहीं आएगी क्योंकि डेल बाय डेल थीटा 0 है, तो डबल डेरिवेटिव भी ऑब्वियसली 0 ही होना है। ये टर्म हट जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, एक ये टर्म हट जाएगी। तो क्या क्या हटा, देखो मैं लिख रही हूँ, ये टर्म एज इट इज आएगी, ये टर्म एज इट इज आएगी, और डेल स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म हटेगी। ठीक है, बहुत ईजी है, देख लीजिए, मैं लिखती हूँ, ध्यान से देखिएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल आर। ठीक है, याद हो जाती है स्टूडेंट्स टर्म्स। प्लस में क्या था आप लोगों के पास, म्यू, ब्रैकेट में क्या था, डेल स्क्वायर वी आर। ठीक है, तो डेल स्क्वायर का भी अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन सी टर्म आनी है, तो लिख देते हैं। देखिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर वी आर प्लस ये वाली टर्म भी आएगी 1/r डेल वी आर अपॉन डेल आर प्लस ये वाली टर्म हट जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी डेल डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस में क्या था, वी आर अपॉन आर स्क्वायर, जो थीटा वाली टर्म थी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाती है फोर्थ इक्वेशन से आप लोगों के पास। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, थीटा कंपोनेंट की। तो थीटा कंपोनेंट हम लोग वी थीटा 0 लेके चल रहे हैं, डेल बाय डेल थीटा 0 लेके चल रहे हैं, 0 बराबर 0 होल्ड होगा इसमें। देख लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, देख लिए। वी थीटा 0 है, ये वाली टर्म हट जाएगी, वी थीटा 0 है, एफ थीटा 0 है, डेल बाय डेल थीटा 0 है, वी थीटा 0 है,
वी थीटा ज़ीरो है, डेल बाय डेल थीटा ज़ीरो है। समझ आ गया? ये वाली पूरी 0 बराबर 0 होल्ड होगा। जेड कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो डेल बाय डेल टी, डी बाई डी टी अब तो याद हो गया होगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी टी याद करिए, ऐसे नहीं। देखिए डेल बाय डेल टी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। इज इक्वल टू रो एफ जेड, एफ जेड ज़ीरो है, हट जाएगा, ये टर्म बचेगी। और ये वाली टर्म में क्या क्या बचेगा, ये वाली, ये हटेगा सिर्फ, और ये तो लिख दूँ मैं। टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिख ली है, आप लोग चेक कर लीजिए। और स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर एक यूज़ कर रहे हैं, एक तो न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डेंसिटी, इसको हम लोग मान रहे हैं न्यू के इक्वल, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो देखो यहाँ पर हम रो को डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर 1 अपॉन रो और यहाँ लिख दूंगी न्यू, म्यू अपॉन रो को न्यू, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पर रो है, तो यहाँ पर तो -1 अपॉन रो और यहाँ लिख देंगे न्यू। ये तो 0 बराबर 0 है, इसको तो छोड़ो, ये टर्म एज इट इज़ है, ठीक है। अब हमें कंडीशंस यहाँ पर कौन सी और यूज़ करनी है, वी आर वी जेड हम लोग मान के चले तो थे, वी आर इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या लिया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंफ्यूज इससे नहीं होएगा, ये सब स्मॉल वाले लेके चल रहे हैं हम लोग, कहीं आप इससे कंफ्यूज हो गए हो, स्मॉल वाले हैं, ठीक है। यूज़ देख लीजिए अपनी नोटबुक में, स्मॉल वाले हम लोग लेके चल रहे हैं, कैपिटल नहीं है, देख लीजिए। और कुछ तो नहीं बचा ना, ये सब स्मॉल वाले हैं आप लोगों के साथ, हम लोगों ने एक कैपिटल और एक स्मॉल दो तरह के माने हैं, ये सब स्मॉल है। तो देखो स्मॉल वी आर इज इक्वल टू मैंने माना था आर एफ डैश जेड, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी है वी आर का आर के रेस्पेक्ट में भी जेड के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन की, तो निकाल लेते हैं ना। वी आर और वी जेड क्या माना था आप लोगों ने, याद है, -2 एफ जेड माना था ना। इस तरह से कीजिए, साथ के साथ याद होते चलें चीज़ें। तो आर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं पहले हम लोग, डेल वी आर अपॉन डेल आर, क्या आएगा आप लोगों के पास, आर का 1 हो जाएगा, एफ डैश जेड आ जाएगा, ठीक है। जेड नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ डैश, नॉर्मल सी बात है, जेड का ही फंक्शन है। डेल स्क्वायर वी आर अपॉन डेल आर स्क्वायर, ये जेड का फंक्शन है, आर है ही नहीं, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर, चलो पहले डायरेक्ट कर दूँ क्या, देखो जेड के रेस्पेक्ट में एक बार करोगे तो एफ डबल डैश है, कोई नहीं, देखिए एक बार करा जेड के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, आर तो एज इट इज एफ डबल डैश, एक बार और करा आर एफ ट्रिपल डैश, ठीक है। डायरेक्ट अगर करते हो कोई दिक्कत नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए। डेल स्क्वायर, चलो पहले सिंपल ही देख लेते हैं, दिक्कत हो गई, डेल वी जेड अपॉन डेल आर, आर कहीं है ही नहीं, 0 हो जाएगा। जब सिंगल डेरिवेटिव ही 0 है तो डबल डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली 0 आना है आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डेल वी जेड अपॉन डेल जेड निकाल लेते हैं हम लोग, वो क्या आ जाएगा, -2 एफ डैश, नॉर्मल सा है, एक बार और करोगे तो वो क्या आ जाएगा, -2 एफ डैश का एफ डबल डैश। सभी की वैल्यूज आ चुकी हैं, पुट करते जाइए 1 बाय 1। यहाँ पुट करें पहले तो देखो, देखिए ध्यान से देखना, पहले इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, कहाँ तक, 6 तक डाल चुकी थी है ना, 7 8, ये तो 0 है, इसे छोड़ो, और ये हो गया 9। तो 7 इक्वेशन आप लोगों का क्या इम्प्लाइज करेगी, अगर इनको हम इन वैल्यूज़ को रखें तो लिख दीजिए अपने नोटबुक में, आप लोग अपने नोट्स में लिख दीजिए, पुट दीज वैल्यूज इन दीज इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। तो देखो ये वाली इक्वेशन क्या इम्प्लाई करेगी, 1 अपॉन आर, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं पहले डेरिवेटिव भी, तो आर को रखा, वी आर का क्या हो जाएगा, डेल वी आर अपॉन डेल आर, डेल वी आर अपॉन डेल आर एफ डैश है, आर को रखा, प्लस वी आर को रखा, आर का क्या हो जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में 1, समझ आ रहा है ना। पहले आर को रखा, डेल वी आर अपॉन डेल आर, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी, एफ डैश आ गई, प्लस वी आर को रखोगे, आर का डेरिवेशन करोगे, ऐसे ही तो करते हैं, आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा, वी आर है ना, तो वी आर की वैल्यू और रख दी, आर एफ डैश,
स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऐसे ही करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक चीज़ लिख दूंगी, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर बस, बट आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए समझ कि किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डेल वी जेड अपॉन डेल जेड अभी अभी निकाला था, ये रहा, क्या है -2f', ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है आप लोगों के पास 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की बात है और कुछ नहीं, आर को कॉमन ले लूँ तो आर से आर कट जाएगा, f' प्लस एफ, अरे 1/r, ये दोनों ऐड हो गए, 2r(f' -2f' इज इक्वल टू 0, आर से आर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आप लोगों के पास 2f' -2f' इज इक्वल टू 0, ये भी 0 बराबर 0 होल्ड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7th इक्वेशन तो खत्म हो गई। बढ़िया, जितनी इक्वेशन खत्म होती जाएंगी ना उतना फायदा कम सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों के पास एक इक्वेशन तो पहले ही कम हो गई थी, अब एक इक्वेशन और यहाँ कम हो गई, 2 इक्वेशन बची हैं, 8th और 9th, 7th का भी हो गया काम, 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों को और देख लेते हैं, कोई 0 हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम हल्का हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 8th इक्वेशन को, वैल्यूज देखो वी आर की भी है, डेल वी आर अपॉन डेल आर की भी है, फटाक से रखिए, सारी वैल्यूज है आप लोगों के पास। देखिए क्या आएगा आप लोगों के सामने, अरे यहाँ डेल पी अपॉन डेल आर हो रहे स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक माना तो था आप लोगों ने पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू क्या माना था, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू हम लोगों ने माना था रो b²/2 r² प्लस 4 कैपिटल एफ जेड, यही माना था। यहाँ पर कैपिटल एफ जेड है, यदि आप लोगों ने स्मॉल लिखा है तो कर लीजिए इसको राइट। ठीक है, r² प्लस 4 कैपिटल एफ जेड है, ठीक है, कैपिटल एफ है, और जो इससे पहले हम लोग यूज कर रहे थे वी आर और वी जेड में वो स्मॉल एफ था। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं निकाल सकते क्या डेल पी अपॉन डेल आर, अरे बिल्कुल निकाल सकते हो, पी नॉट का 0 हो जाएगा, पी का क्या होगा आर के रेस्पेक्ट में, पी नॉट क्या है आप लोगों के पास, देखो मैंने यहाँ बताया नहीं है नहीं, शायद प्रीवियस लेक्चर में क्योंकि बता दिया था मैंने, वहां पर जो था वही यहाँ है, पी नॉट हम लोगों ने माना था प्रेशर एट द स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिए प्रेशर एट द स्टेग्नेशन पॉइंट, स्टेग्नेशन पॉइंट पे हम लोगों ने प्रेशर माना है, ये तो ये एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो इसलिए इसका डेरिवेशन हो गया 0, पी का हो गया माइनस डेल पी अपॉन डेल आर, रो b²/2 सब कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है यहाँ। ठीक है, बी इज कांस्टेंट, आप लोग देख लीजिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें बता दी थी एक्चुअली, इसलिए यहाँ नहीं बताई। ठीक है, r² का r के रेस्पेक्ट में 2r हो गया, यहाँ r है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, r से सॉरी r नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r तो एज इट इज आप लोगों के पास, तो माइनस डेल पी अपॉन डेल आर क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाता है r रो b², माइनस मत हटाओ यहाँ से, यहाँ हमें माइनस सहित चाहिए वैल्यू, तो क्या लिख दोगे डायरेक्ट r रो b²। अच्छा जेड के लिए और चाहिए थी माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड, तो क्या दिक्कत है, इसकी और निकाल लेते हैं, पी नॉट का तो 0 हो गया डेरिवेशन, पी का माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा रो b²/2, r² में z है नहीं, डेरिवेशन 0 हो जाएगा, 4f का हो जाएगा कैपिटल एफ डैश जेड। ठीक है, यहाँ जो ये प्राइम है आप लोगों को पता है ना, जो आप लोग इसे डैश बोलते हो इसे एक्चुअली कहते हैं क्या है, प्राइम कहते हैं, तो हेयर प्राइम्स डिनोट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, जहाँ आप लोगों ने वी आर में एफ डैश जेड कहा था ना, यहाँ भी लिख लीजिए आप लोग, यदि याद नहीं रहता है तो कंफ्यूज, सही है लिख लेते हैं ना, जो चीज़ एग्जाम में दिक्कत करे फिर क्या फ़ायदा, लिख लीजिए अपने नोट्स में, हेयर प्राइम्स यानी कि जो डैश है इसे आप लोग प्राइम कहते हैं, डिनोट्स द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ भी जेड के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिख लिया, क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखो चलते हैं हम लोग दोनों की सभी की, अच्छा इसको कैंसिल कर दो 2, तो ये 2 रो b² कैपिटल एफ डैश जेड, दोनों की वैल्यूज आ गए, तो अब देख लेते हैं इक्वेशन 8 क्या इम्प्लाई करेगी। तो इक्वेशन 8 की देखो अगर बात करते हैं हम लोग, रो वी आर, अच्छा मैं इसको रो को भी यहाँ भेज रही हूँ अपॉन में, क्लियर, ठीक है, रो को भी भेज रही है, तो देखो यहाँ से वी आर बचेगा डेल वी आर अपॉन डेल आर, वी आर की वैल्यू हैगी
डेल वी आर अपॉन डेल आर की वैल्यू है ये। यदि आप स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लिखते जाते हैं ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ऐसे बार बार नहीं दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अपनी कॉपी में लिखोगे तो थोड़ा शायद जल्दी हो जाएगा। तो वी आर डेल वी आर अपॉन डेल आर, तो क्या आ जाएगा आर एफ डैश, और डेल वी आर अपॉन डेल आर भी एफ डैश, तो आर एफ डैश स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आर एफ डैश स्क्वायर प्लस वी जेड डेल वी आर है ये, है ना, डेल वी आर अपॉन डेल जेड, डेल वी आर अपॉन डेल जेड आर एफ डबल डैश मल्टीप्लाई में है वी जेड ये रहा, लिख दूँ? ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने रो भेजा है ना, अपॉन में -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर, -1 अपॉन रो। अच्छा, माइनस को तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, आर रो बी स्क्वायर। एक्चुअली मैं ये समझाना चाहती थी, रो से रो डायरेक्ट कैंसिल आउट करके सिर्फ आर बी स्क्वायर लिखना चाह रही थी, ठीक है, बट कोई नहीं, न्यू म्यू अपॉन रो, इनकी वैल्यूज स्टूडेंट्स हम लोग निकाल चुके हैं। वी आर की भी वैल्यूज हैं आप लोगों के पास, डेल वी आर अपॉन डेल आर, डेल स्क्वायर वी आर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और डेल टू वी आर अपॉन डेल आर स्क्वायर, सभी की वैल्यूज है। आप भी लिख दीजिए, मैं भी लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक एक वैल्यूज दिखाऊँ फिर लिखूँ, ठीक है। देखो लिखी आप लोगों ने, मैंने भी लिख दी, ठीक है। 0 प्लस देख लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, आर एफ डैश स्क्वायर, ठीक है, देखते जाइए किस तरह सिंप्लीफाई चल रहा है। 2r एफ डबल डैश इज इक्वल टू रो से रो कैंसिल आउट होके आर बी स्क्वायर प्लस न्यू एफ डैश अपॉन आर प्लस आर ट्रिपल डैश माइनस आर कैंसिल आउट होके एफ डैश अपॉन आर दे देगा, ठीक है। कुछ एलसीएम वगैरह ले लीजिए, क्या आ जाएगा, आर कैंसिल आउट भी हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखो एफ डैश स्क्वायर -2f, ये प्लस एफ डैश अपॉन आर है, ये सॉरी माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, कैंसिल आउट हो गया, आर 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 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस न्यू आर एफ ट्रिपल डैश। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर शायद 9 तक हो चुका है हम लोगों का। इक्वेशन नंबर इसे डाल देते हैं 10, ये 0 नहीं हुई है, ठीक है। 2 इक्वेशन तो आएंगे स्टूडेंट्स, 0 नहीं होने वाली, ये भी आएगी, क्योंकि 2 इक्वेशंस तो हमें मिलनी चाहिए, जब भी तो आगे सॉल्व करेंगे। तो 9th इक्वेशन को देखते हैं, 10th तो आ चुकी है हमारे पास। 9th इक्वेशन आप लोगों के पास कुछ इस तरह से थी, वी आर डेल वी जेड अपॉन डेल आर, वी जेड डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, यहाँ भी रो को डिवाइड में भेज दूंगी, कैंसिल आउट भी कर देंगे, डेल पी अपॉन डेल जेड की वैल्यू रखकर, ठीक है, रो कैंसिल आउट कर देना, म्यू अपॉन रो न्यू लिख देंगे, सभी वैल्यूज हैं, यहाँ से लिख दीजिए प्लीज़, मैं लिख रही हूँ आप भी लिखिए, मैच करते हैं, ठीक है। देखिए सारी वैल्यूज लिखी, आर एफ डैश ब्रैकेट में 0 प्लस -2f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन रो बी स्क्वायर 2 एफ डैश जेड कैपिटल एफ डैश जेड, अरे इसकी वैल्यू रखी है ना, माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड की, ठीक है, प्लस न्यू म्यू अपॉन रो को न्यू कह दिया, 0 प्लस 1 अपॉन आर ब्रैकेट में 0 प्लस -2f डबल डैश, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2f एफ डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर कैपिटल एफ डैश जेड माइनस न्यू एफ डबल डैश। कोई दिक्कत, 2 और 2 कैंसिल हो गए, इसलिए सिंगल 2 बचा है, माइनस माइनस हो गया प्लस, एफ और एफ डैश एज इट इज आ गए, इज इक्वल टू रो से रो कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया था, बी स्क्वायर और एफ डैश एज इट इज बच गया, ये माइनस आ गया, न्यू आ गया, एफ डबल डैश आ गया, ये तो 0 हो ही चुके हैं। इट इज इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पर अब लिख देते हैं हम लोग, हेयर जो आप लोगों के पास यहाँ जितने भी प्राइम्स आ रहे हैं, ये ट्रिपल डैश डबल डैश, ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस
तो देखो स्मॉल एफ और जो कैपिटल एफ आप लोगों के आ रहे हैं उनके लिए आप लोग बाउंड्री कंडीशन निकाल सकते हैं, बट उससे पहले कुछ आप लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ कंसीडर क्या करा है कि जब जेड बराबर जीरो है तो स्मॉल वी आर जीरो है और स्मॉल वी जेड भी जीरो है, और जब आर बराबर जीरो जेड बराबर जीरो लोगे तो पी बराबर पी नोट आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ये पी बराबर पी नोट में क्या दिक्कत है क्या कोई? अगर देखो इक्वेशन नंबर वन को देखो आप लोग, इक्वेशन नंबर वन में क्या था, पी नॉट माइनस पी, नॉट्स में देखिए अपने स्टूडेंट्स, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू रो बी स्क्वायर बाय टू, ब्रैकेट में था आर स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर, तो आर भी जीरो है जेड भी जीरो है, तो पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, इसको इधर भेज दीजिए, तो पी नॉट इज इक्वल टू पी। ठीक है, समझ आ गया? इस तरह से याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद करनी पड़ेंगी। याद करने का तरीका आप लोग बना लीजिए, उस तरफ से याद कर लीजिए, कैसे भी याद करिए। सेकंड कंडीशन हम लोगों ने क्या कंसीडर करी है कि जब लार्ज डिस्टेंस की बात चल रही है, सरफेस से लार्ज डिस्टेंस, यानी कि जब जेड इन्फिनिटी की ओर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लार्ज, तो वी आर है जो स्मॉल वी आर इज इक्वल टू माना है बी आर के, और बी आर तो हमारा कैपिटल वी आर के ही बराबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर इन कंडीशंस को हम लोग यूज़ करते हैं तो एफ और कैपिटल एफ के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएंगी, देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने निकालना सिखाया था, यहाँ भी देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस को यूज़ करके आ जाती हैं और कुछ भी नहीं है। तो एफ और कैपिटल एफ के लिए क्या आ जाएंगी, हैंस एक तो जेड जीरो ले लेना और एक इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है जेड। तो देखो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, अगर हम लोग स्मॉल वी आर और कैपिटल वी आर को देखें तो स्मॉल वी आर आप लोगों के पास क्या था, देखिए स्मॉल वी आर हमारे पास था आर एफ डैश, ठीक है, और स्मॉल वी जेड आपके पास था माइनस टू एफ, ठीक है, जेड का फंक्शन है मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, जेड बराबर जीरो पे वी आर जीरो है, तो वी आर की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँ तो यहाँ से आर को तो जीरो में भेज दो, तो यहाँ से एफ डैश क्या आ जाएगा जीरो, समझ आया? वी जेड की वैल्यू जीरो रख दूँ, टू को जीरो में भेज दिया, माइनस को भी भेज दो, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। समझ आया ना, कंडीशंस का यूज़ करके कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ भी आ गया जीरो। ठीक है, बात कर लेते हैं कैपिटल एफ की। तो कैपिटल एफ तो हमारा पी नॉट माइनस पी वाले टर्म में था, तो पी नॉट माइनस पी वाली टर्म आप लोगों के पास कहाँ है, देखो आप लोग देख लीजिए अपनी इक्वेशन में, हम लोगों ने यहाँ भी यूज़ करी, तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। कैपिटल एफ यहाँ है, तो आप लोगों ने अभी अभी कंडीशन लिखी है ना कि आर जीरो जेड जीरो, तो पी बराबर पी नॉट है, पी बराबर पी नॉट है, यानी कि ये वैल्यू जीरो हो गई, पी नॉट माइनस पी जीरो के बराबर, टू को इधर भेज दो, रो बी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये सब कांस्टेंट है, जीरो में जाके जीरो बन गया, आर भी जीरो ले रखा है आपने, तो ये टर्म जीरो हो गई, यानी कि क्या आ गया फोर एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। समझ आया ना, फोर को भी जीरो में भेज दो, तो कैपिटल एफ का मतलब क्या हो गया जीरो आ गई यहाँ से वैल्यू। समझ आ गया ना स्टूडेंट्स, सब चीज़ जीरो हो गई ना, पी नॉट माइनस पी जीरो है, आर जीरो है, इस टर्म को जीरो में भेज दिया तो इक्वल टू में जीरो, ये टर्म हट जाती है, आर जीरो है हटा दो, प्लस फोर एफ जेड बचा, फोर को भी जीरो में भेज दिया, एफ इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जब जेड इन्फिनिटी है, तो जब जेड इन्फिनिटी है तो जो वी आर है ना ये बी आर के इक्वल है, तो यहाँ मैं वैल्यू रख देती हूँ ना, क्या दिक्कत है, बी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर एफ डैश, आर से आर कैंसिल, एफ डैश इज इक्वल टू आ गया बी, एफ डैश इज इक्वल टू आ गया बी, निकल गई स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के लिए कंडीशन। ठीक है, समझ आ गया, ये याद करनी पड़ेंगी, ये निकाल सकते हैं हम लोग, यही तो लिखा है कि इनके लिए कंडीशन ऑब्टेन की जा सकती है कुछ कंसिडरेशन के द्वारा, तो ये कंसिडर करी हम लोगों ने, लेफ्ट करी मानी और इनके लिए ऑब्टेन कर ली। ठीक है, समझ आया? अब क्या करनी है, बाउंड्री कंडीशन भी आ गई, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स जो इक्वेशन 10 है ना इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ मानना पड़ेगा, एजम्पशन करना पड़ेगा। तो हम एजम्पशन क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू जो स्मॉल एफ है इसको हम मानेंगे
अंडर रूट बी न्यू, बी चल रहा है यहाँ पर आप लोगों के पास कांस्टेंट, तो बी ले लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में वहाँ हम लोगों के पास ए चल रहा था कांस्टेंट, तो हम लोगों ने ए कंसीडर कर लिया था, ठीक है। तो देखो एफ जेड इज इक्वल टू मैं मानूंगी फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 10 वी टेक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिया आप लोगों ने कि जो स्मॉल एफ जेड है ना, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट में बी न्यू, न्यू क्या है म्यू अपॉन रो, और बी क्या है कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में बी न्यू फाई नीटा, ठीक है। यहाँ पर फाई क्या है कोई भी फंक्शन है नीटा का, जहां पर नीटा इज इक्वल टू माना है बी अपॉन न्यू अंडर रूट में, ठीक है। बी और न्यू पता ही है हमें, तो नीटा इज इक्वल टू माना है अंडर रूट में बी अपॉन न्यू। तो देखो यदि हम इनका यूज करें तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको इक्वेशन को लिखने के लिए तो एफ डैश की वैल्यू चाहिए, डबल डैश ट्रिपल डैश की। एफ हैगा तो इनके डैश की, इनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, 12th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं डिफरेंशिएशन। बी न्यू एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो डेंसिटी। हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था केस फर्स्ट आप लोग पढ़ रहे हैं विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ म्यू भी कांस्टेंट लेके चल रहे हो, रो भी कांस्टेंट लेके चल रहे हो, तो न्यू तो एक हो ही गया ना कांस्टेंट, जब ये दोनों ही कांस्टेंट है तो यानी कि बी कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा एज इट इज। फाई का हो जाएगा फाई डैश, ये तो नीटा का फंक्शन है तो नीटा का भी करना पड़ेगा। नीटा कहाँ है, ये रहा बी अपॉन न्यू अंडर रूट में, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो एक कांस्टेंट होगा फिर इसका। तो सॉरी 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 स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहा था याद रखिए, वहां आप लोगों ने लिया था वाई है ना, तो यहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं जेड, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना ये। सॉरी स्टूडेंट्स, नीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने माना है जेड बी अपॉन न्यू अंडर रूट में, ठीक है। सॉरी भूल गई थी मैं, नीटा इज इक्वल टू जेड बी अपॉन न्यू अंडर रूट में, तो फाई का हो गया फाई डैश, नीटा का करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीटा का क्या हो जाएगा, जेड का हो गया 1, एफ डैश का मतलब क्या है यहाँ पर, जेड के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हो ना डिफरेंशिएशन, लिख लीजिए अगर आप लोग याद नहीं रहता है तो। यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ डैश हो गया इसका, ये बी न्यू एज इट इज आ गया, फाई नीटा का फाई डैश हो जाएगा, नीटा लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, नीटा नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सबों को पता है फाई नीटा का फंक्शन है, ठीक है। और फिर नीटा का करना पड़ेगा जेड के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा जेड का 1 बी अपॉन न्यू एज इट इज। तो देखो बी अंडर रूट में और ये अंडर रूट में बी, तो ये तो हो जाता है सिंपल बी, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव बचेगा सिर्फ, सॉरी फाइव डैश। एफ डबल डैश निकालना चाहे तो इसकी भी नीड है, हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बी एज इट इज फाइव डैश का फाइव डबल डैश, फाइव किसका फंक्शन है नीटा का है ना, तो नीटा का और करना पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा बी अपॉन न्यू अंडर रूट में, जेड का तो 1 हो गया, ये क्या आ गया, इसको एज इट इज लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी की पावर ऐड करोगे 1 + 1/2 3/2 रहने दीजिए, ऐसे लेकर रहने दीजिए। ट्रिपल डैश निकालना चाहते हैं हम लोग तो बी बी अपॉन न्यू एज इट इज आ जाएंगे, फाइव डबल डैश का फाइव ट्रिपल डैश हो जाएगा, ये नीटा का फंक्शन है तो नीटा का और करना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना, फाइव बी बी अपॉन न्यू अंडर रूट में फाइव डबल डैश नीटा, नीटा का फंक्शन है ना फाइव, तो नीटा का और करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा बी अपॉन न्यू अंडर रूट में, जेड का हो गया 1। देखो ये क्या हो गया आप लोगों के पास बी और ये बी मिलके क्या हो गया बी स्क्वायर, और अपॉन में न्यू और ये फाइव ट्रिपल डैश, ठीक है। इससे ज़्यादा की तो वैल्यूज़ नहीं चाहिए, सभी की रख देते हैं वैल्यूज़। तो इक्वेशन 10 क्या इम्प्लाई करेगी, देखिए 10 इक्वेशन से क्या आ जाएगा एफ डैश का स्क्वायर, तो ये रहा बी स्क्वायर फाइव डैश स्क्वायर माइनस 2 एफ डबल डैश, एफ कहाँ है ये रहा बी न्यू अंडर रूट में फाइव एफ डबल डैश, ये रही वैल्यू बी बी अपॉन न्यू फाइव डबल डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस न्यू आर एफ ट्रिपल डैश, तो ट्रिपल डैश की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक। इसमें से यहाँ आर कैसे आ गया,
सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए ना आर तो हम लोग कैंसिल आउट कर चुके हैं ना, तो यहाँ से तो सिर्फ न्यू एफ ट्रिपल डैश आना है। मैंने गलती कैसे पकड़ी? अगर एग्जाम में आप लोगों से भी स्टूडेंट्स मिस्टेक हो जाती है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाती है कई बार गलती, नहीं देख पाते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर आर भी आ रहा है और आप लोग पूरा चेंज किस में कर चुके हैं, नीटा में, तो कंप्लीट टर्म फाई और नीटा में ही रहना चाहिए, ठीक है, तो आर नहीं आना चाहिए, इसलिए मेरे को गलती पकड़ में आई। तो एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू अब रख देते हैं बी स्क्वायर बाय न्यू, हाँ, प्लस न्यू, ये बी स्क्वायर अपॉन न्यू और फाइव ट्रिपल डैश, ठीक है। न्यू आप लोगों के पास इक्वेशन में है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, देखिए शायद बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, फाइव डैश स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट बी, ये हो गया सिंपल बी की पावर 1, एक बी पहले से है, तो ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया कैंसिल आउट, क्या बचेगा एज इट इज टू, अंडर रूट न्यू से अंडर रूट न्यू कैंसिल आउट, फाइव आ गया और फाइव डबल डैश आ गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर हट चुका है, 1 प्लस न्यू से न्यू गया, बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर ही चुके हैं हम लोग, क्या बचेगा फाइव ट्रिपल डैश, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ट्रिपल डैश वाला टर्म पहले लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 2 डबल डैश वाली टर्म लिख देते हैं, अब सिंगल डैश वाली टर्म लिख देते हैं, तो इसको इधर लेके गए, इसको और इधर ले आते हैं, माइनस फाइव डैश स्क्वायर प्लस में 1 आप लोगों के पास एज इट इज चल ही रहा है। इक्वेशन नंबर शायद 11th या फिर 12th है, ये 11th तो यहाँ हो गया था ना, इक्वेशन नंबर 12th 2012 और 14 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये प्रूफ कराया गया था कि ये प्रूफ कीजिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने करके आना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वेशन आई है तो इसके लिए कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ फाइव फंक्शन किसका है, नीटा का, तो आप लोगों ने अभी स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के लिए निकाली थी बाउंड्री कंडीशन, इसके लिए भी निकालनी पड़ेगी, तो वो किसके फॉर्म में आएगी, नीटा के फॉर्म में, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएंगी, एंड दी बाउंड्री कंडीशंस एंड दी करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशंस क्या आ जाएंगी। तो देखो अभी आप लोगों ने क्या ली थी, जेड बराबर 0 और जेड बराबर नीटा, इसके लिए निकाली थी ना, ठीक है। तो देखो जेड और नीटा में बिल्कुल कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, ये रहा ना रिलेशन, जब जेड बराबर 0 होगा तो नीटा भी 0 हो जाएगा यहाँ से, और जेड बराबर जब इन्फिनिटी लोगे तो नीटा इज इक्वल टू भी इन्फिनिटी, अरे इनफाइनाइट को किसी से ही मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट तो आता है, तो जेड बराबर 0 नीटा बराबर 0, जेड बराबर इन्फिनिटी नीटा बराबर इन्फिनिटी, तो कंडीशंस नीटा बराबर 0 नीटा बराबर इन्फिनिटी पे आने वाली है, ठीक है। निकालेंगे कैसे, तो जेड की तो देखो पहले, उसी की तो हेल्प से निकालेंगे, जब जेड 0 है तो एफ डैश 0 है, एफ 0 है और कैपिटल एफ इज ऑल्सो 0, ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, देखने की कोशिश करो, नीटा बराबर 0 पर यानी कि जेड बराबर 0 पर क्या था, एफ 0 और एफ डैश 0, एफ डैश 0, बी को 0 में भेज दो, तो यहाँ से फाइव डैश पे कंडीशन नहीं आ गई क्या, नीटा बराबर 0 पर जेड 0 है, जब देखिए जब जेड 0 है तो एफ डैश 0 है, एफ डैश 0 है, तो यहाँ से फाइव डैश 0 आ गया, समझ आई कंडीशन। आगे चलते हैं, यदि मैं फाइव के लिए निकालना चाहूँ तो फाइव के लिए निकालने में कौन सी बड़ी बात है, जेड बराबर 0 पर एफ भी तो 0 है ना आप लोगों के पास, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, बी न्यू को तो 0 में भेज दीजिए विद अंडर रूट, तो कंप्लीट 0, फाइव इक्वल टू 0, समझ आया। कंडीशंस कैसे निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ठीक है, रिपीट कर लीजिए वीडियो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नीटा बराबर इन्फिनिटी की बात चल रही है, तो जेड बराबर जब इन्फिनिटी है, देखो मैं ये तो समझ आ रहा है ना कि नीटा बराबर इन्फिनिटी पे इसे क्यों देख रही हूँ, अरे जेड से तो मैंने नीटा की कंडीशन निकाली है कि जब जेड 0 है तो नीटा 0 हुआ, और जब जेड इन्फिनिटी है तो नीटा इन्फिनिटी हुआ, तो जेड इन्फिनिटी पे एफ डैश की वैल्यू क्या है, तो वही तो यहाँ यूज़ करूँगी, तो जेड इन्फिनिटी पे एफ डैश बी के बराबर है, और जब जेड इन्फिनिटी है तो एन भी इन्फिनिटी है, तो एफ डैश बी के इक्वल है, अच्छा तो एफ डैश है कहाँ, पहले तो वो ढूंढो, ये रहा,
यहाँ बी रखोगे, बी इज इक्वल टू बी फाइव डैश। अच्छा, फाइव डैश इज इक्वल टू 1, क्या दिक्कत है यहाँ से, समझ आया। बी से बी कैंसिल आउट होके फाइव डैश की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये इक्वेशन आ गई, ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। ये इक्वेशन 12 स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन आप लोगों के दिया था सबसे पहले होमान ने, उसके बाद अदर वर्कर्स ने उसे इम्प्रूव कर दिया था, ठीक है। बट पहले उसने होमान ने इसे सॉल्व करा था, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे होमान फ्लो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करा था होमान ने, और बाद में जो इसका सॉल्यूशन था उसे इम्प्रूव किया गया था अदर वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। दूसरे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे बाद में इम्प्रूव करा था। क्लियर। अच्छा, हमने इक्वेशन 10 की तो बात कर ली, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अगर मैं इक्वेशन 11 को भी तो देखना पड़ेगा। अगर इक्वेशन 11 को देखते हैं तो इक्वेशन 11 कहाँ है आप लोगों के सामने, ये रही, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 11 को सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करिए। देखो इक्वेशन 11 का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन के द्वारा कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन 11 का सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन 11 को ही इंटीग्रेट करो। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन 11 है, इसे मुझे बताना क्या इस तरह से नहीं लिख सकती क्या, डी एफ 2f²। हाँ, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, एफ को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, पहले पावर का होगा 2f आ जाएगा, फिर एफ का करोगे एफ डैश आ जाएगा, इज इक्वल टू b² डी कैपिटल एफ। एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश, क्या दिक्कत है, माइनस न्यू, ये क्या है एफ डबल डैश, तो देखो इसे लिखना पड़ेगा डी एफ, एफ डैश को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो एफ डबल डैश, क्या दिक्कत है। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए जेड के रेस्पेक्ट में। ये जो एफ है कैपिटल एफ या स्मॉल एफ जेड के ही तो फंक्शन है, तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। क्या आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन करते हो तो डिफ्रेंशिएशन हट जाता है, डी हट के f² इज इक्वल टू b², डी हट जाएगा कैपिटल एफ माइनस न्यू, डी हट जाएगा एफ डैश। ये चीज़ तो हम 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच क्या रिलेशन है ना। इसी तरह से तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने के बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कंप्लीट प्लेलिस्ट का, ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, काफ़ी सारे इंटीग्रेशन हम लोगों ने उसमें करे हैं। तो देखो यहाँ से f² इज इक्वल टू b² कैपिटल एफ माइनस न्यू एफ डैश आ जाता है। तो हम लोग चाहते क्या है, हम लोग तो इक्वेशन 11 को सॉल्व करके कैपिटल एफ निकालना चाहते हैं, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, f² प्लस न्यू एफ डैश अपॉन में b², ये आ जाता है हमारे पास कैपिटल एफ की वैल्यू। कैपिटल एफ की वैल्यू के लिए तो लेकिन हमें स्मॉल एफ का पता होना जरूरी है, स्मॉल एफ पता होगा तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन भी पता लग जाएगा। तो स्मॉल एफ कैसे पता लगेगा, तो इक्वेशन 12 को देखना जरा, इक्वेशन 12 को सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा फाई की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन 12 पूरी फाई में है, तो इक्वेशन 12 को सॉल्व करने पर फाई की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर जब फाई की वैल्यू मिल गई तो क्या एफ जेड की वैल्यू नहीं मिल सकती, एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, बी न्यू अंडर रूट में और फाई नीटा, यही था ना आप लोगों के पास, एफ जेड इज इक्वल टू बी न्यू अंडर रूट में फाई नीटा। जब यहाँ से इक्वेशन 12 को सॉल्व करके फाई की वैल्यू आ जाएगी तो इस से यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, जब एफ की वैल्यू आ गई तो एफ डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। फंक्शन पता है तो क्या फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता लग सकता, बिल्कुल पता लग सकता है। एफ और एफ डैश की वैल्यू आ जाएंगी तो कैपिटल एफ तो आ ही जाएगा। क्लियर, समझ आया। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, है ना, यहाँ से वैल्यूज प्रैक्टिकली निकाली जा सकती है, हम लोग इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कैसे कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, यही चीज़ मैंने लिखी है जो आप लोगों को बताई है। इक्वेशन 12 को सॉल्व करने पर फाई नीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद एफ जेड मिल जाएगा,
यहाँ से और FZ आने के बाद तो कैपिटल F आ ही जाएगा। समझ आया? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कमांड फ्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।